चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT JEE एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन, और एल्कीन के अंदर स्टार्ट करेंगे मेनली रिएक्शन ऑफ एल्कीन, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन तो हम लोग हैलाइड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। बहुत नीचे से ऊपर तक का सफर देखा है तो उनको लगता है बहुत मेहनत की, तूने बहुत कुछ किया, ठीक है ना, अब जरूरत नहीं है। तो ऐसा आशीर्वाद कौन देता है? सिर्फ माँ। बाकी लोग क्या चाहते हैं कि जो कर रहे हो उसको डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, है ना। सराउंडिंग के दोस्त, रिलेटिव, वो सब ये चाहेंगे ना। सच्चा दोस्त तो नहीं चाहेगा। तो ऐसे आशीर्वाद जब मिल जाए तो समझ लेना कि सच्चा चाहने वाला है। और माँ के अलावा कोई आशीर्वाद ऐसा दे दे कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब आफ्टर 40 वगैरह एज में आपको कोई बोले तो समझ लेना आपका रियल चाहने वाला है वो आपको दिल से चाहता है। अरे वो पेन कहाँ गया इसका? वो इसकी वो स्लाइड नहीं लगाई क्या? चलो उसको अलग से डाल देंगे आगे, ठीक है। चलो, जैसे है ना, इससे माँ से याद आया, जैसे अपने फैमिलीज होते हैं ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक पूरा मतलब एक कम्युनिटी है ना। उसके कम्युनिटी में अलग अलग उसके फैमिली मेंबर्स हैं, और सभी मेंबर का कैरेक्टर एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई इसके 4 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, कि एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक 3rd नंबर वाला, एक 4th वाला, इस टाइप से होता है ना। तो छोटा वाला बड़ा बदमाश है, तो उसके कैरेक्टर मेजोरिटी ऑफ कैसे रहेंगे? बदमाश वाला। बड़ा वाला बड़ा सीधा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो बदमाशी कम करता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो उसकी तरीके से काम करता है। ऐसे ही अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मतलब फैमिली मेंबर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। उसके 3 बच्चे हैं, एक का नाम है एल्केन, एक का नाम है एल्कीन, और दूसरे का नाम क्या है? एल्काइन। तो हमने एल्केन में क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना हमने, ठीक है। और ऐसे अब नेक्स्ट कौन सा बच्चा पढ़ेंगे? उसका एल्कीन। तो जैसे एल्केन में सब्स्टिट्यूशन एक जाता था, हेलोजनेशन, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन वो कर रहा था, तो वैसे ही एल्कीन की भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, और उसी पे वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मेजॉरिटी ऑफ डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। पहले हमको देखना पड़ेगा वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहले लिखो आप, तो हमारा चैप्टर रहेगा एल्कीन। एल्कीन का एक और नाम है, एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन। अच्छा, एल्कीन की जो प्रिपरेशन है ना, वो अपन एलिमिनेशन चैप्टर में करेंगे, हैलाइड में करते हैं। तो अपन डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो पहले आप लिखो प्रिपरेशन, तो इसकी अपन उसमें करेंगे एलिमिनेशन में। लिखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो जैसे हमारे पास ये एक C डबल बॉन्ड C एक एल्कीन है, इसमें ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp2, sp2 है ना। तो इसमें अगर आपने कोई ENU ऐड किया, ENU मतलब जैसे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जैसे HBr है ना, H प्लस Br माइनस, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये E लग गया और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लग गया, ठीक है ना। अब इस तरफ देखोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। कौन से बॉन्ड बताओ ब्रेक हो रहे हैं? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। वीरू यार रिकॉर्डिंग हो रही है, तो चाय को वहां रखे यार, ठीक है। वैसे वीरू से मिल लो, हमको चाय पिलाता है, इसकी ताली बजा दो वीरू के लिए, बहुत सेवा करता है। सिंस लास्ट कितने साल हो गए वीरू? 17 साल ना, 16 साल, ठीक है।
मैं सोचा ये वाइब्रेंट से ज्यादा ये नहीं बता देंगे। चलो ये बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं दोनों, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से हो रहे हैं? सिग्मा हो रहे हैं या पाई हो रहे हैं? बताओ। सिग्मा हो रहे हैं। एक सिग्मा ये बन रहा है, एक सिग्मा ये बन रहा है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो रही है? एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? एडिशन हो रहा है। और वैसे ये एक्सोथर्मिक है या बताओ ये एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है। वही पाई ब्रेक होकर सिग्मा बन रहा है ना एक, ठीक है, एक सिग्मा सिग्मा, लेकिन एक पाई की जगह सिग्मा बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं एल्कीन की, ये बेसिकली क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जैसे ये दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं ना, इसको पाई बॉन्ड मान लो, जस्ट लाइक ये एल्कीन, ये एल्कीन हो गए सी डबल बॉन्ड सी टाइप। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये जो दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं उसमें से एक हाथ छूट जाएगा, ऐसे चार बन गए। कैसे भाई? पहले इनिशियली एल्कीन और HBr थे, अब वो रिएक्ट करके 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एंड इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एल्कीन पे जो HX का एडिशन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। इसको लिखो पहले एक बार, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है, वही मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करेंगे, या एक बार लिख लेते हैं, 1 मिनट है ना। इसको और अपन बेटर ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये कार्बन है ना, इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, अबव एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और इसमें जब हम HBr डालेंगे, सपोज करो HBr है, तो ये बना प्लस और ये बना माइनस। तो बताओ एल्कीन जो है वो कैसा है? हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन होगी। तो फिर क्या होगा? हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाके H+ से रिएक्ट करेगा। तो बताओ किसके किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है? कार्बन और H के बीच बॉन्ड बन रहा है ना हमारा। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हमारा HBr का, और इसके साथ क्या बन गया? Br-। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा हुआ? ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br- का अटैक। तो नेट क्या हुआ बताओ? ये एडिशन हुआ या बताओ ये नेट ये सब्स्टिट्यूशन हुआ? एडिशन हुआ, ठीक है। एडिशन में सबसे पहले किसने अटैक किया? हम रिएक्शन एल्कीन पे कर रहे हैं या HBr पे कर रहे हैं? एल्कीन, फंक्शनल ग्रुप तो एल्कीन है ना। तो एल्कीन अंडरगो, एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। तो हम कहेंगे एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बताओ एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे बता रहे हैं बच्चा बदमाश होता है, बच्चा सीधा होता है, तो एल्कीन में क्या खास बात है? वो एडिशन प्रोसेस फेवर करता है, समझे आप? वो एडिशन रिएक्शंस करेगा। HBr डालोगे HBr ऐड हो जाएगा, Br2 डालोगे Br2 ऐड हो जाएगा। यानी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन कैसी होंगी? हमारी एडिशन होगी, ठीक है। इसको लिखो पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा ये लिख लो। चाय वगैरह पियोगे क्या? नहीं पियोगे? आज मैं 2-3 बुक्स देख रहा था, बहुत अच्छे से समझा रखा है एल्कीन को। तो आज हम 2-3 बुक्स के एग्जाम्पल लेंगे, है ना, फिर साथ ही साथ जो नोट्स में मेरे एग्जाम्पल हैं वो लेंगे, कुल मिला के प्रैक्टिस करेंगे। नोट किया सब लोगों ने? इसको लिख लो अच्छे से। आगे बढ़े। ये लिखो। वैसे कितने स्टेप का रिएक्शन हुआ? 2 स्टेप।
चलो आगे बढ़े। चलो पहले कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन है ना, तो इसमें अगर हम HCl या HBr डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 कैसा हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। तो क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि जब पोलर सॉल्वेंट होंगे ना, इनको सॉल्युबल CCl4 में होंगे दोनों, लेकिन अगर पोलर होंगे तो पोलर सॉल्वेंट खुद अटैक करेंगे। वो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंट चेंज करूंगा मैं। अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी वो इन दोनों के रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पहला स्टेप अपन सिंपली क्या करेंगे, H+ का अटैक किस कार्बन पे अटैक करेंगे? किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकते हैं ना। किस कार्बन से मतलब इन दोनों कार्बन में से किसी पे भी अटैक किया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बना उसको। तो ये बन गया हमारा H और ये बन गया हमारा Br। तो 2 स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। ऐसे अगर हम इसमें HBr डाल दें, कुछ नहीं लिखा हो ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है आपको। तो पहले एल्कीन का H+ पे अटैक किस कार्बन पे अटैक करेंगे? सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक कर सकते हैं ना, सेम कैटायन बनेगा। कैटायन बनना मतलब वेकेंट p ऑर्बिटल बनना। फिर Br- का अटैक अबव या बिलो द प्लेन कहीं भी कर दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। कितने स्टेप का रिएक्शन हो रहा है भाई? 2 स्टेप का। चाय पियोगे? लिख लिया सबने? अब ये बताओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं पे भी H लगा सकते हैं, कहीं भी Br लगा सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। चलो फोर्थ, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो या आइसोब्यूटीन हो, इसमें मैंने HBr डाल दिया, तो बताओ हम क्या करेंगे? 2 अटैक करने का ऑप्शन है ना हमारे पास, हम फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेंगे या सेकंड पे करेंगे? फर्स्ट पे या सेकंड पे? भाई फर्स्ट पे अगर हमने अटैक किया तो हमारे पास कार्बोकैटायन सेकंड पे बनेगा ना, ये बनेगा कैटायन। और अगर सेकंड वाले पे H+ का अटैक किया तो उसकी सेकंड की वैलेंसी तो पूरी हो गई, ये बनेगा कैटायन। और ये जो कैटायन बन रहा है ना, ये इसका RDS स्टेप, ये कैटायन फॉर्मेशन इज RDS। अब बताओ इन दोनों में से स्टेबल कैटायन कौन सा है? ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के 9 अल्फा है और नीचे वाले के 1 अल्फा है, या ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन का पाथ कौन सा रहेगा? डोमिनेटिंग ऊपर वाला रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br- का अटैक। तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमको अटैक कहां करना है? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। लिखो इसको।
पॉल ऑफ रूल्स में बहुत अच्छे से समझाया है। बुक का नाम है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है ये। पहले तो मेरी खुद वाली खुद फेवरेट है, ठीक है, फर्स्ट तो वही है, सेकंड नंबर पे ही है। बहुत अच्छे लैंग्वेज लिखा उसने। बुक्स बहुत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख लिया सबने? क्रॉस मतलब वो एकदम कम बनेगा, है ना। इसको अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो हम ऐसे एक्सप्लेन करें कि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। और या अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई आइसोब्यूटीन है, इससे एक कार्बोकैटायन बना हमारा 3 डिग्री कैटायन, तो 1 डिग्री कैटायन कैसे बनेगा? 1 डिग्री यहां जाएगा ना ऊपर, तो उसकी टाइम्स स्टेट भी तो ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का ऐसे बनेगा। तो बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? 3 डिग्री पहले बनेगा या 1 डिग्री? 3 डिग्री पहले बनेगा, है ना। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा ना उतना वो पहले बनेगा। ऐसे नहीं इंटरमीडिएट स्टेबल है तो क्यों बना ये स्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल टीएस यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, ठीक है। तो नीचे बना लो एक 3 डिग्री या 2 डिग्री। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होंगे ना एल्कीन में, वो कैसे डिटरमाइन होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन स्टेबिलिटी। क्या कह रहे हो सर? नहीं, वो पहला स्टेप है ना। हाँ, उसके नेट रिएक्शन कैसे होगी? फिर Br माइनस का अटैक होगा ऐसे। फर्स्ट आरडीएस तो एंडोथर्मिक होगा उसको, ठीक है, क्योंकि आपने पाई ब्रेक किया और सिग्मा ब्रेक किया ना आपने। चलो आगे बढ़े। तो एक वो रूल भी है ना, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ के बहुत सारे स्टेटमेंट है। मार्कोनिकॉफ, इसकी स्पेलिंग भी अलग अलग जगह अलग अलग लिखी है। ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? हाँ, H+ यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है या हाइड्रोजन कम? जहां ज्यादा होगा ना उस पे H+ का अटैक होगा। एक तो ये, ठीक है, एक डेफिनेशन ये है कि वहां अटैक करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा। दूसरा ये भी है कि रिच बिकम रिचर, है ना। रिच बिकम रिचर क्या था? हाँ, यहाँ रिचनेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 2 H है और यहाँ 0 H है। जब अटैक होने के बाद क्या होगा? 3 H एंड 0। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं अपने को। तो पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, रिचनेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, अब हो गए 3। तो रिच क्या हो गया हमारा? रिच। पुअर कौन था? ये वाला इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर? पुअर कांस्टेंट है ना, पहले भी कुछ नहीं था, है ना। रिच वाला रिच हो गया। पैसा ही पैसा हो गया। दूसरा लिखो, इन मार्कोनिकॉफ क्या लिखेंगे बताओ? रिच बिकम रिचर, मतलब अमीर और अमीर। कितने हो गए? इन मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, रिच बिकम रिचर। इसको हाईलाइट करके लिखने में ध्यान रहेगा, पैसे वाली की बात अच्छे से याद रहती है। रिच बिकम रिचर, ठीक है। कितने हो गए? ये रिएक्शन जो हमने अभी की है ना, कौन सी? ये मार्कोनिकॉफ वगैरह, इसको बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। बताओ, रीजियो सेलेक्टिव, रीजियो मतलब होता है पोजिशनल आइसोमर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। रीजियो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव वर्ड तो मतलब समझ गए, उसकी चॉइस होगी। रीजियो मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी स्ट्रक्चरली सेलेक्टिव रिएक्शंस। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, उसकी कोई प्रेफरेंस, स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, उसमें उसकी कोई प्रेफरेंस होगी, है ना, स्ट्रक्चरली सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। तो रीजियो आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जैसे एक रिएक्शन हो रही है A गिव B+C, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
B इज ग्रेटर देन C, एक ज्यादा बन रहा है एक कम बन रहा है, और B और C में क्या रिलेशन होना चाहिए, B एंड C मस्ट बी स्ट्रक्चरल आइसोमर टू ईच अदर, तब हम कहेंगे ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ऊपर वाला एग्जांपल दे दूं, प्रोपीन, इसमें HBr ऐड करेंगे तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा भाई, ऊपर वाला ये मेजर बना ना हमारा, ये बना हमारा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा बताओ ये क्या बना हमारा, माइनर प्रोडक्ट। तो पहला वाला मेजर बना, दूसरा वाला माइनर या ट्रेसेस जो भी बना, हो सकता है ट्रेसेस में चला गया माइनर, मतलब अब बताओ इनमें ज्यादा कौन बना, पहला वाला बना ना। इन दोनों में रिलेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो एक ज्यादा एक कम बन रहा है, तो क्या इस रिएक्शन को हम रीजियो सेलेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे ना रीजियो सेलेक्टिव, तो मान लिखो रीजियो सेलेक्टिव। अब समझे, ऐसा ही और भी रिएक्शंस होंगी जो स्टीरियो सेलेक्टिव भी होंगी। तो रीजियो सेलेक्टिव मींस A give B plus C, B is greater than C, and B and C are structural isomers. लिख लिया पूरा, आगे बढ़े। चलो अब एग्जाम्पल लिखो तुम्हें ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। किताब चेंज कर लेते हैं। मैं बोला था ना महंगी आती है बुक्स, एक बार बताइए ना, पेपर चेंज हो जाता है तो ऐसी क्वालिटी कलर्ड हो जाती है। ये बहुत महंगी होती है बुक्स, इसकी रेट लिखी होगी कुछ। ज्यादातर यूएस वगैरह में ऐसे ये पेपर चलता है। आपने देखा अपन बड़ा परिवार है ना, सब चलता है अपने यहाँ। बनाओ, मैं रेट चेक करता हूँ कहाँ पे।
ये किताब है जेम्स वाइटसेल, ये भी अच्छी किताब है। ये वॉरेन भी ले आओ, उसको एग्जाम्पल हो तो। एक टेबल बनवा लेते हैं अगली बार, है ना, एक रैक बनवा लेते हैं। ज्यादातर आईआईटी में ये बुक पढ़ाई जाती है, मतलब जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना। किताब तो सस्ती है, ये 1200-1500 रुपए की आती है। इसका सॉल्यूशन बहुत महंगा आता है, सॉल्यूशन इसका 4-1 हज़ार रुपए का आता है। और सॉल्यूशन जो है ना वो कम पेज का है। किताब तो इतनी सारी मोटी है, देखो 1500 पेज है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा है, 400-600 पेज का छोटी किताब है सॉल्यूशन की, उसकी रेट डबल ट्रिपल होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ये था इसमें। कहाँ थे अपन? 8 के बाद 1 मिनट है। चार किताबें होगी, 5 लाख हुई। ये है हॉलमैन पीलिंग प्राइस ब्रूस, क्या मस्त समझा रखा है। सेम ही एग्जांपल है। चलो भाई, लिख लिया सबने? आंसर आ गए सारे? जैसे मैंने 2 स्टेप लिखे हैं ना, वैसे बनाने हैं। HBR को चिपकाना नहीं है, समझ गए? वो आदत पड़ गई ना चिपकाने की, तो फिर वो आदत पड़ जाएगी गलत। सुबह भी बताया था मैंने, क्या बताया था? माँ एंड मैकेनिज्म। तो फिर जैसे माँ को सम्मान देते हैं, वैसे मैकेनिज्म को सम्मान दो पूरा, बिना मैकेनिज्म मत लिखो। हो गए? क्या रहा भाई? फर्स्ट में तो H का अटैक यहां करेंगे ना हम लोग, और कितने डिग्री का हैलाइड बनाएंगे? 3 डिग्री हैलाइड। सेकंड में H+ का अटैक यहां करेंगे, और कितने डिग्री हैलाइड बनाएंगे? 3 डिग्री। इसमें कहां अटैक करेंगे H+ का? इस कार्बन पर करेंगे ना H का अटैक। तो यहां कैटायन पास वाले में बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। फोर्थ में H+ का अटैक ऊपर वाले कार्बन पे करोगे, नीचे वाले पे? नीचे वाले पे। फिर यहाँ Cl लगाएंगे, 3 डिग्री हैलाइड बनाएंगे ना। फिफ्थ में राइट में H+ का अटैक करेंगे, और यहाँ Cl लगाएंगे। सिक्स्थ में 3 डिग्री हैलाइड बनाएंगे ना हम लोग। सेवंथ में यहाँ लगाएंगे H+, और कितने डिग्री का कैटायन बनाएंगे? 3 डिग्री।
8th में कहीं भी लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल है ना 8th। और 9th में यहां लगाएंगे H और स्टेबल कैटायन बनाएंगे ना हम लोग। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन? हाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है ना, इट इज ए हाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस। आंसर मैच कर लो। यार ये पढ़ाने का सही तरीका है यार, टीचर पढ़ाए, साइड में सारी किताबें रखी और उस टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसके सारे पेज खुल जाए ऑटोमेटिक और ऐसे आ जाए ऐसे। अच्छा ये अदरवाइज क्या है कि वो टीचर दिमाग में जो होता है ना उसके पिक्चर वो वैसे ही पढ़ाता है, लेकिन अगर वो बुक देख लेना तो और अच्छा पढ़ा सकता है ना। कई बार कोई पॉइंट मिस हो जाता है दिमाग में से। अब देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है पॉला ब्रूस में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। लिखा है टू विच कंपाउंड is the addition of HBr? In which compound is the addition of HBr more highly regioselective? वो तुमने सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल बहुत अच्छा पढ़ लिया, उससे बहुत सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो विच कंपाउंड इज द एडिशन ऑफ HBr इज मोर हाईली रिजियोसेलेक्टिव? 2 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक में एक पेयर है, एक ये है और एक ये है। आपको दोनों में से एक लेना है। फिर एक और क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है, ट्राई करो। क्या आंसर क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कैसे? नहीं, पहले ये देखो हमको देखना क्या है। हाई रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? हाई रीजियो सेलेक्टिव, हाईली रीजियो सेलेक्टिव मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक मान लो 90-10 बन रहा है, 90% 10% है ना, एक बन रहा है 60-40, तो कौन सा हाईली रीजियो सेलेक्टिव हुआ? 90-10 है ना, समझ गए तुम? तो अब देखेंगे क्या अपन देखेंगे हाँ किन की स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क आ रहा है बनाने में, है ना। जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो, इसमें तुम H+ का अटैक करोगे तो ये कैटायन बनेगा 3 डिग्री, है ना, और इसमें अगर हम H+ का अटैक करेंगे तो ये कैटायन क्या बनेगा 2 डिग्री,
तो बताओ, नहीं सॉरी, 2 डिग्री बनेगा ना एक में, नीचे बनेगा ना ये। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी क्या है? इसके कितने अल्फा हैं? 7 अल्फा। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? 3 अल्फा। या हम ये बोल दें ये 2 डिग्री कैटायन है और ये है हमारा 3 डिग्री कैटायन। ठीक है। अगर मैं इसमें ये प्रोसेस करता हूं, रिजियो सेलेक्टिव मतलब 2 आइसोमर बनने चाहिए, एक ज्यादा एक कम। एक कैटायन ये बनेगा और एक कैटायन ये बनेगा। हाँ, इसमें कितने अल्फा है? 1। इसमें कितने अल्फा है? 7 अल्फा। या हम ये कह सकते हैं इट इज ए प्राइमरी कैटायन व्हाइल इट इज ए 3 डिग्री कैटायन। तो बताओ कौन ज्यादा रिजियो सेलेक्टिव हुआ? सेकंड वाला, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है ना। तो ये तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे समझ लें ये 90-10 बनेंगे, है ना। जबकि ये कैसे बनेंगे? 70-30 इस टाइप से बनेंगे कुछ। तो जितना कैटायन की स्टेबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रिजियो सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। अब बी का क्या रहा फिर? हाँ, बी में अगर देखो यहां कैटायन बनाते हैं आरडीएस में 2 डिग्री कैटायन, यहां बनेगा 1 डिग्री कैटायन। नहीं सॉरी, इसमें तो यार बहुत कंपेरेबल बन जाएंगे। इसमें कितना डिग्री बन रहा है? ये यहां से 2 डिग्री, यहां से 3 डिग्री। मैंने क्वेश्चन को इतना क्लोज वाला क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ये सही है। ओ, क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत ले लिया। इसमें एल्किन उसने यहां लगा रखा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अपन सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां भी लगाएंगे, है ना। तो अगर अपन यहां कैटायन बनाएंगे, बस अपन कैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे। ये कैटायन बना और ये कैटायन बना, तो कितने कितने अल्फा का? ये 4 अल्फा और ये 2 अल्फा, यही है ना। इसमें जब कैटायन बनाएंगे हम लोग, एक कैटायन ये बनाएंगे, एक कैटायन ये बनाएंगे। ये कितना हुआ? 7 अल्फा एंड 4 अल्फा। बाल बाल बच गए अपन। सेकेंड वाला आंसर हुआ। जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, ओरिजिनल में पाई बॉन्ड यहां था, मैंने गलती से उधर लगा दिया। 3 6 2 8, अच्छा है 8 है, चलो और अच्छा हो गया। ये तो वो तो बराबर होता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। लिखा आपने? तो जितना कैटायन में डिफरेंस ज्यादा होगा ना उतनी रिजियो सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी अच्छा दे रहा है। अब ये क्वेश्चन लिखो, विच एल्कीन should be used to synthesize each given alkyl halide? मोर देन 1 भी हो सकता है ना। Which alkene should be used to synthesize each given alkyl halide? मतलब हम कैसे एग्जांपल कर रहे हैं? हम रेट्रो कर रहे हैं। सही है, सिंपल आएगा ना। हाँ, एग्जाम, क्योंकि मैंने इस तरफ लिख दिया ना। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कहाँ गया? ठीक है, अब मैंने एल्किन लिख दिया तो मैं HBr नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, आपको खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं।
मोर देन वन हो तो मोर देन वन स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं ना, हो सकता है एक से ज्यादा एल्कीन जो है ये हैलाइड दे रहे हो। गिवन और फॉलोइंग में क्या फर्क हुआ? गिवन मतलब दिया हुआ है, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ है, ये मतलब हुआ ना। हो गया? बस आपको भाई फॉरवर्ड मैकेनिज्म कैसा होता है, हाइड्रो हैलोजिनेशन, एडिशन करते हैं ना, तो बैकवर्ड में क्या करेंगे, डी हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। आपको HBr निकालना है, बस HBr निकालेंगे तो ये एल्किन बनेगा। अच्छा, ये HBr निकालें या नीचे वाला ये HBr निकालें, एक ही बात है, ठीक है। अब बताओ बी में क्या होगा, बी में ये Br निकलेगा और यहां से ये H निकलेगा, या फिर ये H निकालें, कौन सा H निकालें, सेम ही है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइसोब्यूटीन। इसमें हाँ, दूसरे कौन से दो बनेंगे, एक 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन। ये तो अपन स्ट्रक्चरल बना रहे हैं, अगर अपन वो स्टीरियो बनाते हैं ना तो सिस ट्रांस बन जाता, फिर आंसर 3 हो जाता। तो अब ये अभी ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसलिए आंसर 2 है। और इसका डी का क्या होगा, डी का एक एल्किन यहां बना सकते हो, एक एल्किन दोनों के बीच में बना सकते हो, इससे भी तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें यार एक पॉसिबिलिटी और है, रीअरेंज भी करता है ये, एक ये भी करेक्ट है इसका। इसके 3 आंसर आएंगे एक्चुअल में क्या यहाँ कैटायन बनाएंगे ना हम लोग, वो रीअरेंज कर जाएगा यहाँ पे, वो मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा, वो शिफ्टिंग करेगा, इसलिए इसका आंसर 3 है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, वैसे तुम जानते हो लेकिन फिर से डिस्कस करेंगे। क्या भाई वॉलंटियर, समझे तुम ही तो हमारी ट्रस्ट की वॉलंटियर भूल गई तुम। चलो कोई बात नहीं। ई का क्या है, ई ये HBr, ये बना एल्कीन, और कौन सा है बताओ, एक रिंग के अंदर भी बनेगा ना, एक यहां और एक यहां। कैसा लग रहा है वैसे कलर, ठीक लग रहा है? आगे चलें, ठीक है। चलो अब बुक चेंज करते हैं, खाली HX की रिएक्शन करा रहा हूँ, फिर वाटर की कराएंगे, मतलब बहुत अच्छे से सवाल दे रखे हैं यार। यहाँ क्या है ना, तुम लोग आते हो ना तो मेरे को पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो नीचे लिखो, क्या लिखा है, लिखो, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर, which compound in each of following pair will be, which compound in each of the following pair will be more rapidly hydrochlorinated, which compound in each of following pair will be more rapidly hydrochlorinated, TED.
बनाओ उसको। कैसे करेंगे? स्टेबल कैटायन, more the stable carbocation formed in RDS, more is the rate. More rapidly मतलब more rate, kinetics. More the stable carbocation formed, more will be the rate of reaction. क्या ये वाला क्वेश्चन पॉला ब्रूस से है? नहीं, ये व्हाइट सेल से है। हर एक आदमी में खास बात होती है ना सौरभ यार, हर एक में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। हर किताब में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। और फिर लातूर में कौन जीता? तुमको पता नहीं है अभी? अच्छा, वेरी गुड। ये एकदम सही फोकस रखा है एकदम। दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ी पता लगना है। एक साल अपने को आइसोलेट रहना है कि भाई बीजेपी जीती या शिवसेना उद्धव ग्रुप जीता या शिवसेना शिंदे ग्रुप जीता या फिर एनसीपी पवार ग्रुप जीता या एनसीपी शरद पवार ग्रुप एंड अजित पवार ग्रुप जीता या फिर कोई निर्दलीय जीता। 6 पार्टी मतलब 5 प्रमुख पार्टियां थी ना वहां पे महाराष्ट्र में। शिवसेना के 2 पार्ट हो गए ना, तो अलग नाम है उनके, उद्धव ठाकरे एंड शिंदे ग्रुप। अहमदाबाद से चलते हैं ना, यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं ना, मतलब यहाँ से नहीं, जोधपुर से अहमदाबाद जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार देश आगे कैसे बढ़ेगा यार, है ना। थोड़ा मतलब खाली खाली जमीनें, रेगिस्तान, कोई इंडस्ट्री नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। फिर माउंट आबू क्रॉस होता है, तो जोधपुर से अहमदाबाद 500 किलोमीटर है, तो 350 किलोमीटर शायद माउंट आबू करीब आता होगा, 300 किलोमीटर करीब। उदयपुर के पास में है माउंट आबू। तो वो ऐसे चलता लगता है यार खाली खाली जा रहा है एकदम। फिर जैसे ही एंटर करते हैं गुजरात में, एंटर करते हैं, वहाँ आता है पहले मैसाना पालनपुर, फिर आता है अहमदाबाद। मैसाना से थोड़ा आगे जाते हैं, फिर इंडस्ट्री चालू हो जाती है, फिर अहमदाबाद, फिर वो भरूच और क्या आता है, बड़ौदा, सूरत, वापी, वो 500 किलोमीटर तक। मतलब बीच में कई बार तो ऐसी जगह आती है जब भयंकर स्मेल आती है, क्योंकि इतने केमिकल प्लांट्स हैं, गजब की इंडस्ट्रीज है। तो वहां से लगाकर बॉम्बे तक 500 किलोमीटर लगता है यार। इंडिया गजब तरक्की कर रहा है। फिर जैसे ही बॉम्बे पहुंचते हैं, है ना, वहां तो पब्लिक ही पब्लिक है। फिर बॉम्बे से लेफ्ट टर्न ले लो टूवर्ड गोवा, कोंकण के अंदर से जाओ, वहां 500 किलोमीटर तक और केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो 1000 किलोमीटर तक फैक्ट्री है। तुमको लगेगा यार, जो अपन पढ़ते हैं ना देश में, यार इतना सारा टर्नओवर हो रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है, कौन बना रहा है इतना। तो वो डेवलप्ड स्टेट है वहां से। और ऐसे राजस्थान में आओगे तुम्हें लगेगा अपना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बिल्कुल सही है। भाई टफ आदमी चाहिए ना वहाँ रेगिस्तान में, है ना। इंडस्ट्री लगा देंगे पाकिस्तान के जैसे, सामने दिक्कत हो जाएगी ना यार।
तो अपना देश बड़ा जबरदस्त है यार। लिख लिया आपने सबने? मैंने पहली बार तो देखा ना, मैं इतना खुश हुआ, मैं यार शानदार देश है। चलो पहले का आंसर क्या होगा बताओ? 3 डिग्री कैटायन होगा ना भाई, 2 डिग्री कैटायन। बी का आंसर क्या होगा? इसका भी पहला, कैसे? रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। सी का क्या होगा? पहला रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन फिनाइल का। डी का क्या होगा? पहला, यहां बनेगा 3 डिग्री कैटायन और 2 डिग्री। ई का क्या होगा? दूसरा, क्योंकि ये 3 डिग्री कैटायन बनेगा और ये 2 डिग्री। एफ का क्या होगा? भाई आपने H+ का अटैक किया, डाइंस इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, ये बनेगा ना कैटायन, और इसमें H+ का अटैक करोगे तो ये बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। तो कॉन्जुगेटेड डाइंस इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, है ना? क्या रीजन रहा? रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। जी में बताओ। फर्स्ट इज हाईली रिएक्टिव। वाई फर्स्ट इज हाईली रिएक्टिव? जब हम H+ का अटैक करेंगे, ये बनेगा हमारा प्लस M लगेगा ना इसका, तो कैसा कैटायन बनेगा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हाईली स्टेबल IIT कैटायन। तो इसकी रेडियो सिलेक्टिविटी क्या हुई? बहुत ज्यादा हुई। ज्यादा हुई ना, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, बिना रेजोनेंस बन रहा है। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, अब तक एग्जाम्पल में क्या था? एल्कीन्स अलग अलग थी ना, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन अलग अलग था। इसी में एक एग्जाम्पल लिखो, विच इज मोर रिएक्टिव सिस एंड ट्रांस टूवर्ड HX। सेम क्वेश्चन है, टूवर्ड हाइड्रोक्लोरिनेशन। मोर रैपिडली, है रैपिडली। वो सोच के अच्छे से आंसर देना चाहिए। सिस या ट्रांस? अच्छा, रेट किसकी ज्यादा होगी? जिसकी एक्टिव एनर्जी कम होगी ना। RDS में जो एक्टिव एनर्जी कम होगी, तो एक्टिव एनर्जी कम कैसे की जा सकती है? या तो इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाया जाए, या रिएक्टेंट को अनस्टेबल बनाया जाए, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी। ठीक है, या हम ऐसे समझ लें कि अच्छा इसका कैटायन क्या बनेगा बताओ? इसका H+ का अटैक करेंगे 2 डिग्री कैटायन, और इसमें H+ का अटैक करेंगे तो इसमें भी तो 2 डिग्री कैटायन बन रहा है। तो रिएक्टेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और कैटायन तो सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइप की रिएक्शन हो रही है, स्लाइटली एक दूसरे से ज्यादा स्टेबल है, ऐसे मान लो। यानी एक ऐसे जा रहा है कैटायन, कैटायन सेम है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन ही कैरेक्टर होंगे ना, तो TS भी तो सेम होगी, ऐसा कुछ होगा। ये दो रिएक्शंस हो रही हैं, दोनों को मिला के उनका इंटरमीडिएट जो ये कार्बोकैटायन है ये सेम बन रहा है। तो अब बताओ इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? जो अनस्टेबल होगा। तो जैसे इन दोनों में से सिस और ट्रांस में स्टेबल कौन है हमारा? ट्रांस। तो अनस्टेबल कौन है? सिस। तो सिस की एनर्जी ज्यादा होगी ना, ट्रांस की एनर्जी कम होगी। तो किस में एक्टिव एनर्जी कम आएगी हमारी, सिस में या ट्रांस में? तो सिस इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। यानी इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल बनना चाहिए और रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल, तब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी। पहले किसको देखना है? इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये चार्ज मॉलिक्यूल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होते हैं। तो इस एग्जांपल से क्या सीखा? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कब देखनी है? व्हेन इंटरमीडिएट इज सेम। समझे आप? पहले आंसर लिखो, सिस इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल।
तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा सिस का रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांस से ज्यादा होगा। समझ गए आप? तो वहां नीचे लिखो, एक नोट लिख लो, इफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज सेम, if intermediate formed is same, तो फिर क्या लिखेंगे? If intermediate formed is same, then rate of reaction is decided by reactant stability. If intermediate formed is same, then rate of reaction decided by reactant stability. क्या लिखेंगे उसमें? Unstable reactant is more reactive. Unstable reactant is more reactive. ठीक है? तो ये हमारा लेक्चर 1 हो गया, मार्कोनिकॉव रूल एडिशन का, HX का। अभी खत्म नहीं हुआ, इसके 2-3 पार्ट हैं। तो मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बताई आज। फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्वेंट चेंज करेंगे, 2 बार सॉल्वेंट चेंज करेंगे, फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। इस तरीके से पूरा हो जाएगा। समझे आप? ठीक है, तो चलें फिर।